नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम सेव टाइगर्स एंड लाइवलीहुड ई कॉन्क्लेव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ 4 मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले उनका तारुफ, उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हमारे साथ सुखराम बिश्नोई साहब, वन और पर्यावरण मंत्री राजस्थान सरकार में। सर, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर गोवर्धन सिंह राठौड़, आप बोर्ड मेंबर हैं रणथंभौर फाउंडेशन के। हमारे साथ डॉक्टर आरती भदौरिया हैं, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सवाई माधोपुर। इसके साथ ही हमारे साथ सचिन सैनी जुड़े हैं, जिला अध्यक्ष हैं सैनी समाज सवाई माधोपुर के। आप चारों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मंत्री जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सुखराम जी, चूंकि चर्चा टाइगर्स को लेकर है, टाइगर के बचाने को लेकर है। अब चूंकि टाइगर्स की बात चली है तो टाइगर से जुड़े हुए बहुत सारे उपक्रमों पर भी चर्चा होनी जरूरी है। तो हाल ही में सुखराम जी, रणथंभौर के अगर विकास में पर्यटन के योगदान की बात करें तो इसको और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर इसकी ख्याति काफी फैल चुकी है, लेकिन अगर हम अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को इस तरफ लाने की कोशिश करें तो राजस्थान सरकार इसको लेकर क्या कुछ कर रही है? वन और पर्यावरण मंत्री होने के लिहाज से आप क्या कुछ कर रहे हैं इस क्षेत्र में? बिश्नोई साहब। देखो, पहले बाघों की संख्या थी, उससे अब टाइगर दुगने हो गए हैं। और जो सुविधाएं पर्यटक को चाहिए वो सुविधाएं फॉरेस्ट विभाग मुहैया करा रहा है। और वाइल्ड लाइफ पहले से काफी सुरक्षित है। जो भी पर्यटक आते हैं रणथंभौर, उनको टाइगर जरूर दिखता है। साइटिंग बिल्कुल शार्प, मतलब 100% साइटिंग होती है दर्शकों के लिए। तो जो भी पर्यटक आते हैं वो खुश होकर जाते हैं कि मुझे टाइगर दिख गया। उनके मान सम्मान में पधारो हमारे देश में। हमारी तरफ से, फॉरेस्ट की तरफ से कोई कमी नहीं है। बिल्कुल व्यवस्थित व्यवस्थाएं हम चला रहे हैं और चलाएंगे। अब इसके साथ अगर सुखराम जी मैं बात करूं कि अभी कोविड का पीरियड निकला है और हालांकि अभी भी जो है वो तीसरी लहर की आशंका लगातार बनी हुई है और इसका पर्यटन क्षेत्र के ऊपर भी खासा प्रभाव पड़ा था। अब चूंकि सवाई माधोपुर में इसकी बहुत सारी संभावनाएं हैं, पर्यावरण के हितों की रक्षा करते हुए इसको रोजगार के माध्यम से कैसे जोड़ा जा सकता है? क्या प्लानिंग्स है आपकी? देखो, जो पर्यटक को सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं मुहैया की जा रही है। और साथ ही मतलब जो रूट जहाँ टाइगर दिखते हैं, रूट अभी तक वर्तमान में चालू है। ई टिकट की व्यवस्था है। साथ ही तो जो पर्यटक सुविधाएं चाह रहे हैं, सुविधाएं राजस्थान सरकार, फॉरेस्ट विभाग मुहैया करवा रहा है। इसमें किसी तरह की कोताही नहीं बरत रहे हैं। और बिल्कुल जंगल के अंदर हमारे जितने भी वन्य जीव बिल्कुल सुरक्षित हैं। चाहे टाइगर है, चाहे दूसरा उनका प्रे बेस है, सभी सुरक्षित। सुखराम जी, एक सवाल और भी है मेरा आपसे। समय समय पर पर्यटन क्षेत्र में जंगल के अन्य भागों के लिए बनने वाले नियमों का सरलीकरण कैसे किया जा सकता है? क्या उन्हें जो है उनके ऊपर एक बार फिर से सोचे जाने की जरूरत है? क्योंकि नए नियम भी आने वाले समय के साथ में नए नियम बनने चाहिए, पुरानों में बदलाव की जरूरत है। सुखराम जी, एक तो टूरिस्ट पॉलिसी अभी नहीं बनी है, वन नीति नहीं बनाने जा रहे हैं। जितना सरलीकरण होगा टूरिस्टों के लिए किया जाएगा। मतलब जब तक टूरिस्ट नहीं आएंगे तब तक रणथंभौर या सवाई माधोपुर शून्य है। ये रणथंभौर ही सवाई माधोपुर की पहचान है। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि मतलब बिल्कुल सरलीकरण हो, कानून का सरलीकरण किया है, गौर करेंगे। जहाँ जहाँ समस्या आएगी उनका हम तुरंत निदान करेंगे। जी, ठीक है। हमारे साथ एक और महत्वपूर्ण गेस्ट भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। सबसे पहले उनका एक छोटा सा परिचय आप सभी दर्शकों को दे देता हूं, फिर उनको भी चर्चा में शामिल करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर गोवर्धन सिंह राठौड़ जुड़े हुए हैं। वो रणथंभौर फाउंडेशन प्राकृतिक सोसाइटी टाइगर वॉच संस्था के बोर्ड मेंबर हैं। आप 30 सालों से बाघों के संरक्षण, पर्यावरण को बचाने का काम कर रहे हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पहचान वाला जंगल रिसोर्ट भी रणथंभौर में संचालित करते हैं। गोवर्धन सिंह जी, चूंकि अब बाघों की बात चल रही है और बाघों की बात पर अगर आपसे चर्चा ना की जाए तो बात कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाएगी। अब चूंकि बात पर्यटन की चल रही है, ऐसे में आप बहुत समय से इसका संरक्षण कर रहे हैं। वहां पर होटलों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। बहुत सारे जो है वो फंक्शंस वहां पर आयोजित किए जाते हैं। जाहिर सी बात है कि नॉइज पॉल्यूशन भी होता है, इससे उनकी जो जिंदगी होती है वन्य जीवों की, उस पर बड़ा असर पड़ता है। इसको लेकर आपके कोई सुझाव, क्योंकि खुद वन मंत्री यहाँ पर बैठे? रणथंभौर टूरिज्म के लिहाजे से
काफी कुछ कर रहा है जैसा मंत्री जी ने फरमाया, और आगे भी आपने आश्वासन दिया है कि करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो समझने वाली है कि राष्ट्रीय उद्यान जो शब्द है नेशनल पार्क, ये कहाँ से आया और क्यों आया। 1872 में येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका में नेशनल पार्क घोषित हुआ था, और उसका जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि पब्लिक के आनंद के और पब्लिक के फायदे के लिए नेशनल पार्क बनाया जा रहा है। अब जब उद्देश्य नेशनल पार्क का ये होता है तो फिर कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि रणथंभौर में जो टूरिज्म का एक बेनिफिट बड़े मात्रा में जो होना चाहिए वो शायद नहीं हो पाया है। बिकॉज यहाँ पर पिछले 25 साल से जो विभागीय पॉलिसी रही है, चाहे कोई भी सरकार आई है, वो किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी कारण से टूरिज्म को है जो मतलब सीमित करना और टूरिज्म को कम करने की पॉलिसी अवश्य रही है। कि पहले है जो मतलब अगर 100 गाड़ी जाती थी तो अब 40 कर दी, फिर है जो मतलब पूरे पार्क में घूमती थी तो अब है जो केवल 20% में कर दी। और ये जो नीतियां है इससे है तो रणथंभौर को काफी बदनामी भी हुई है, और रणथंभौर के अंदर जो आय का स्रोत जो कभी अच्छे टूरिज्म पॉलिसी से बढ़ाया जा सकता है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि अमेरिका के अंदर एक वाटरफॉल है जिसका नाम शायद सबने सुना होगा, नायग्रा। एक बहुत छोटा सा, मेरे ख्याल से 4 या 5 किलोमीटर का एक नेशनल पार्क है। वहाँ केवल और केवल जो आकर्षण का जो वो है नायग्रा फॉल। उसमें 13 लाख लोग एक छोटी सी नाव की यात्रा करने के लिए फॉल तक जाते हैं। 13 लाख लोग, 13 लाख लगभग अपने रणथंभौर में शायद 1.5 लाख या 1.25 लाख के आसपास है जो मतलब टूरिस्ट साल भर में आते हैं। यहाँ 13 लाख है जो मतलब साल में आते हैं। उसकी अगर आय आप देखोगे एक वाटरफॉल से तो $5 करोड़ केवल टैक्स में कलेक्शन होता है उस वाटरफॉल के लिए, जो कि 375 करोड़ रुपए अपने हिंदुस्तानी रुपयों में बनता है। और हम रणथंभौर में आज की तारीख में 20 करोड़ भी शायद नहीं क्रॉस कर। ये बहुत महत्वपूर्ण बात राठौड़ साहब, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। मैं चाहता हूं कि इसी आपने जो सवाल रेज किया है, वन मंत्री हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है, उनसे जवाब ले लेते हैं। ये जो शिकायत कह लीजिए या सुझाव कह लीजिए सुखराम जी, जो राठौड़ साहब की तरफ से आया, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? इसमें एनटीसीए ने 25% जो वाइल्ड लाइफ है उसमें रास्ते भी खोल रखे। हम पूरा प्रयास करेंगे एनटीसीए से लिख करके कि उसमें कम से कम आधे क्षेत्र के अंदर टूरिस्ट को अलाउ किया जाए, उनको व्हीकल अलाउ किया जाए, ताकि टूरिस्ट की संख्या बढ़े और पूरे फॉरेस्ट को देख सके। हम इस पे सिफारिश करके एनटीसीए को लिख करके, और ये जो गोलू सिंह बात सही करें कि हम इनकी बात को जो हकीकत में उतारने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर आरती भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर आरती, सेव टाइगर सेव लाइवलीहुड को सही प्रकार से आप किस परिप्रेक्ष्य में देखती हैं? बाघ संरक्षण अपने आप में इतना महत्वपूर्ण विषय है, और हम इस चीज को जो मुख्य मुद्दा है उसको हटकर हम उसके ऊपर बहुत सारे वो लगाते हैं कि रणथंभौर की बात कर लीजिए। रणथंभौर का एकमात्र जो हम कहेंगे इंडस्ट्री आज है वो टूरिज्म है, और पिछले कुछ वर्षों में मैंने बहुत क्रांतिकारी युगांतकारी परिवर्तन भी यहाँ पर देखे हैं। तो एक बहुत बड़ी आवश्यकता है कि यहाँ के लोगों को ये भी समझ में आए कि बाघ संरक्षण सिर्फ बाघ संरक्षण से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, हमारे स्वयं के अस्तित्व का प्रश्न है। क्योंकि आप देखिए कि हम बहुत सारी बातें यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी पर हम निर्भर हैं, और बड़ी ताज्जुब की बात है कि हम इतने वैज्ञानिक अपने आप का दावा करते हैं, लेकिन हम एक बहुत छोटे से हिस्से की जैव संपदा को खोज पाए हैं। और हम ये बात मैं यहाँ इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगी कि हमारे वन क्षेत्र जो है वो जीवन रक्षा पदार्थों का एक पूरा खजाना है। तो आज आवश्यकता है यहाँ के लोगों को इस बात की समझ की कि वो इस जैव संपदा का भी उसको ढूंढे, लोगों में ये जागरूकता पैदा करें और बाघ को अपने क्षेत्र में रहने की पूरी आजादी प्रदान करें। सचिन जी, एक बहुत छोटा सा सवाल मेरा आपसे, वन के अधिकारी किस प्रकार आम जन को वन्य जीवों और संरक्षण से, वन संरक्षण से जोड़ सकते हैं? आम जन अन्य कार्यों में कैसे सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सैनी जी, लोगों को पार्क में जोड़ने के लिए अधिकतर लोगों को रूबरू करना चाहिए। समय समय पर पांच संबंधी जानकारी सेमिनार माध्यम से लोगों को रणथंभौर क्षेत्र में बुलाकर देनी चाहिए। लोगों को बुलाना चाहिए कि पार्क उनके लिए कितना जरूरी है। जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।
बाद हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गोवर्धन जी, मैं एक बार फिर से आपके पास में आता हूँ और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, जब हम बाघों के संरक्षण की बात करते हैं, इनका दायरा बढ़ाते हैं, जाहिर सी बात है कि जब इनका दायरा बढ़ेगा इनका मूवमेंट बढ़ेगा, लेकिन एक प्राचीन संस्कृति और हमारे पूरे भारत से जुड़ी हुई है, क्योंकि जो ग्रामीण इलाका है वो अपने जानवर चराने के लिए जंगलों की तरफ जाते हैं। जब उनका मूवमेंट बढ़ता है तो ये परंपरागत तरीके से जो जानवरों को चराने के लिए चरागाह में जाते हैं, ये क्या करें ताकि पूरी तरीके से, चूंकि जंगल पर निर्भर है, आबादी बढ़ने के कारण इनके हितों की रक्षा कैसे हो? बहुत संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगा गोवर्धन जी। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में आज की तारीख में पिछले कई 20-25 वर्ष से हमारी संस्थाएं भी कार्यरत रही हैं और सरकार ने भी है जो बहुत है जो मतलब प्रयास किए हैं। आज सुरक्षा दीवार बना करके जंगल को सुरक्षित भी किया है, योजनाएं भी चलाई हैं। लेकिन हमने हमारी एनजीओ के थ्रू आज ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, जो मैं जब 30 साल पहले मैंने कार्य यहाँ शुरू किया था, तो एक एक गांव में 1000, 1500, 2000 मवेशी होती थी और दूध है जो मतलब 10 से 20 लीटर भी नहीं हो पाता था। तो हमने एक है जो प्रोजेक्ट शुरू किया था, कृत्रिम गर्भधान से है जो मतलब कैसे जानवरों की नस्ल सुधारी जा सके ताकि दूध का उत्पादन बढ़े और 10 गाय रखने की बजाय उतना ही दूध एक किसान 1 या 2 गाय से पैदा कर सके और गाय को है जो जंगल में चराने की जरूरत ना हो। एक और बहुत अच्छा कदम है जो आज से 20 साल पहले शुरू हुआ था कि गैस सिलेंडर जो कभी गांव में उपलब्ध नहीं होते थे, वो अब है जो मतलब सब्सिडाइज्ड रेट पे वन विभाग ने है जो मतलब गांवों के अंदर उपलब्ध कराने का प्रयास किया। हमने एक बहुत बड़े पैमाने पे सरकारी स्कूलों के साथ में नॉन फॉर्मल एनवायरमेंट एजुकेशन का कार्यक्रम चलाया। पिछले 30 साल से वो चल रहा है और कम से कम नहीं तो लाखों बच्चे हैं जो उस कार्यक्रम से जंगल के बारे में जानकारी के और आज की तारीख में जंगल के बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं और जंगल के प्रति उनका है जो आज मोह भी बढ़ा है। और कुछ बच्चे उसमें से आज अपना खुद का एनजीओ चला रहे हैं और यहाँ पर है जो मतलब कई बार प्लास्टिक का है जो मतलब सफाईकरण करते हैं, जिसका है जो अवेयरनेस प्रोग्राम बच्चे खुद आज करने लगे। महत्वपूर्ण बात है ये जो शुरुआत हुई थी, जो अलग जगह थी, जो लॉ आपने जलाई थी, वो अब तक जल रही है और इसको लेकर एक युवाओं के अंदर जो अवेयरनेस आई है वो वाकई जो है वो काबिल तारीफ है। सुखराम जी, मैं एक बार फिर से आपकी तरफ आना चाहूंगा। सभी सरकारों ने पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कार्य किया है, इसमें किसी को कहीं कोई संदेह नहीं है, लेकिन बावजूद इसके सुखराम जी, शिकार का सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता। गाय बगाए इस तरह की खबरें सामने आती रहती है कि आज शिकार हुआ है, इसको लेकर सख्ती किए जाने की जरूरत है। सुखराम जी, जहाँ हमारा वाइल्ड लाइफ है वहाँ तो काफी पिछले 2-3 साल से कोई शिकार घटना घटित नहीं हुई है। टेरिटोरियल एरिया में जो वन्य जीव है उनका शिकार हो रहा है, उनका भी हम बिल्कुल सभी संभाग में खुद ने दौरा किया है, बाकायदा उनके चालान पेश किए, मुलजिम गिरफ्तार किया है। कुल मिलाकर के पिछले 1-2 साल में शिकारियों पे कंट्रोल किया है, शिकारियों को पकड़ा है, उनके मतलब स्ट्रीट खोली है और जो नाम प्रसिद्ध थे शिकार करने में उनको बाकायदा उन पर निगरानी रखी जा रही है, पेट्रोलिंग की जा रही है, रात को पेट्रोलिंग की जा रही है। और कुल मिलाकर के गोविंद सिंह जी वहाँ रहते हैं रणथंभौर कहो चाहे श्रीशिकार मुकुंदरा कहो, यहाँ पूर्ण रूप से शिकारियों पर प्रतिबंध लगा रखा है। किस तरह की घटना पिछले साल से नहीं घटी। सुखराम जी, अभी जिक्र किया गोवर्धन सिंह राठौड़ जी ने, इन्होंने बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल भी दिया यूएस का कि एक नायग्रा फॉल है वो पूरी दुनिया के पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और करोड़ों का राजस्व जो है वो एक छोटे से झरने की बदौलत अमेरिका को मिल रहा है। चूंकि हमारे पास इतना बड़ी सेंचुरी है, ऐसे में हालांकि सरकार के पास हमेशा बजट को लेकर बड़ी जो है वो इस पर चर्चा रहती है। क्या गोवर्धन जी के सुझाव को आप राज्य सरकार या नेशनल स्तर पर लेकर जाएंगे कि कोई बड़ा बजट इसको मिले जिसको लेकर पूरी दुनिया के पर्यटक यहाँ पर पहुंचे और एक राजस्व को भी फायदा मिले राजस्थान सरकार को? सरिस्कार मुकुंदरा तीनों के लिए बजट की कोई कमी नहीं है। जहाँ जिस बात की जरूरत है कैमरे लगाए गए हैं, रास्ते बनाए गए हैं, जो टाइगर उनको भी ट्रांसलोकेट करने की तैयारी चल रही है। कुल मिलाकर के जो पर्यटक चाहते हैं वो व्यवस्थाएं इन तीनों वाइल्ड लाइफ में दी जा रही है। मैं आपको आगे कहना चाहूंगा कि हमारा जो रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व था उसको सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। कुंभलगढ़ जो टाइगर रिजर्व था उसमें काफी लेपर्ड भी है, उसकी भी मतलब परीक्षण केंद्र सरकार कर रही है। कुल मिलाकर जो 5 वाइल्ड लाइफ बढ़ने के बाद में हमारे जितने भी टाइगर बढ़ेंगे चाहे लेपर्ड बढ़ेंगे,
सब उनको बढ़िया प्रेबेस मिलेगा। और जो भी पर्यटक आएंगे उनको मतलब होटलों की बात चल रही थी कि ब्याह शादी वहाँ करते हैं, 1 किलोमीटर तक का हमने इसको क्षेत्र बड़ा घोषित कर रखा है। वाइल्ड लाइफ में जो आसपास के लोग रहते हैं उनको रोजगार दिया जा रहा है, मनरेगा के मार्फत दिया जा रहा है। उनका जो दूसरे जो प्रोडक्ट हैं, हमने अभी आपको मैं बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री निर्देशन में हमने वन निगम बनाया है। उस निगम के मार्फत जितनी भी वन संपदाएं जो आदिवासी अंदर रहते हैं, चाहे मतलब शहद के रूप में हो, चाहे एलोवेरा के रूप में हो, किसी रूप में हम उनकी बाकायदा उनको मार्केट में बेचने का प्रयास करेंगे, ताकि वहाँ जो वनवासी है वो उस वन के मार्फत अपने जीवन यापन कर सके। मैं अपने तीनों मेहमानों से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि वन मंत्री हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है। बहुत संक्षेप में अगर आपकी कोई सवाल है, कोई क्वेरीज है अभ्यारण्य से जुड़ी हुई, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले गोवर्धन जी, आप बहुत संक्षेप में। मेरी तो सिर्फ एक ही गुजारिश है कि मैं मंत्री जी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आज टूरिज्म की पॉलिसीज के ऊपर बार बार कई तरह के कई बहाने लेकर के अंकुश लगाए जाते हैं, जैसे एनटीसीए का मंत्री जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि एनटीसीए ने 20% कर रखा है, उसे 50% किया जाए। मैं तो एक सिंपल सी बात कहूंगा कि 15 वर्ष से ये 20% का कानून चल रहा है। इस 15 वर्ष में कभी इसकी समीक्षा नहीं हुई है। जब भी इसकी चर्चा होती है, एनटीसी का कारण बता करके किसी प्रकार का रणथंभौर में टूरिज्म व्यवसाय को बढ़ाने की बात कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि सीधा एनटीसी का हवाला दे करके और हाथ झाड़ लेते हैं। ये मानसिकता है जो हटनी चाहिए, क्योंकि जो 80% पार्क आज की तारीख में जहाँ कोई भी इंडिपेंडेंट आदमी आज इसके बंद होने की वजह से जा नहीं पाता, तो उस 80% में आज क्या हो रहा है इसका किसी को पता नहीं चलता। हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है टाइगर वॉच के जरिए, जहाँ कुछ टाइगर है जो मतलब नॉन टूरिस्ट जोन में से गायब है। हो सकता है शिकार हुई है, हो सकता है वो किसी और बात में चले गए। इसका ये विषय रिसर्च का है और मेरे ख्याल से विभाग को इसकी है जो मतलब जानकारी और इसका है जो इसके ऊपर जवाब ले लेते हैं मंत्री जी से। सुखराम जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। हर कोने में टूरिस्ट जाना चाहिए। गोविंद सिंह जी का कहना सही है कि 20-25% ही पर्यटकों के लिए अलाउ है। एनटीसी ने पॉलिसी बना रखी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं व्यक्तिगत रूप से पत्र लेकर के उनसे मुलाकात करके और प्रयास करेंगे उससे बढ़ाया जाए, 30-35% किया जाए, ताकि पर्यटक और ज्यादा वाइल्ड लाइफ को देख सके, टाइगरों को देख सके। और दूसरी, आपने शिकार टाइगर गायब होने की बात की है। हमारे बाकायदा कैमरे लगे हुए हैं और बाकायदा हमारे जो गार्ड हैं पद चिन्हों से कैमरों से बाकायदा टाइगरों की निगरानी करते हैं। इस आज की तारीख में कोई जो टाइगर गायब नहीं है। बिल्कुल रोज के उनके आंकड़े आते हैं, आंकड़ों की तुलना, उनकी पद चिन्हों की कैमरों की तुलना करके बाकायदा गिनती होती है। बिल्कुल सुरक्षित बात। ठीक है आरती जी, डॉक्टर आरती। हम लोग जब जल विकास के नियमन की बात करते हैं, क्योंकि ग्रामीण और कृषक समाज जो है उसकी खुशहाली जल विकास के नियमन पर भी आधारित होती है, तो हम जब डिफॉरेस्टेशन या वनों को रोकने की बात करते हैं तो थोड़ा सा एफॉरेस्टेशन के लिए भी हमें जागरूक करना चाहिए। बच्चों को कुछ ऐसे प्रेरणा दी जानी चाहिए या कोई पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिससे हम एफॉरेस्टेशन की तरफ भी बढ़े। ये मेरा एक आग्रह है मंत्री जी से, वो शायद मेरे सुझाव पर विचार करेंगे। बढ़िया सुझाव दिया आपने, इस पे विचार करेंगे और बच्चों को समझाने के या दूसरे आम लोगों को समझाने के लिए, एफोरेस्ट के लिए बाकायदा हम इस पर भी विचार करके आगे कार्रवाई करेंगे। सचिन सैनी जी, धन्यवाद। मंत्री जी पूछना चाहता हूँ, वीआईपी गाड़ियां का रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए जिसमें पर्यटकों को वापस ना जाए, क्योंकि विदेशी से आने वाले पर्यटक निराश होकर जाते हैं, हमारी छवि प्रभावित होती है। मैं आपको सैनी जी विश्वास दिलाता हूँ, कोई भी विदेशी पर्यटक चाहे स्थानीय पर्यटक कोई भी आएगा, कोई भी खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। बाकायदा गाड़ी मुहैया उनको करेंगे और नहीं तो रूट बढ़ाएंगे या गाड़ियों की संख्या बढ़ाएंगे। एक और इतिहास से सवाल है गोवर्धन जी, चूंकि आपको अच्छे से याद भी होगा, आपकी जानकारी में भी ये विषय रहा होगा, जब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जोगी महल में 7 दिन वो रुके थे और वहां पर उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करने से जो है वो मना कर दिया था और 7 दिन वो लालटेन की रोशनी में रहे थे रात को। तो क्या इसको पर्यावरण संरक्षण के उपायों को साकार किया जा सकता है? आप इस बारे में क्या कहेंगे? पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का यहाँ 7 दिन का जब हॉलीडे उन्होंने मनाया था नए वर्ष में, तब सरकार की मंशा थी कि झूमर बावड़ी जो यहाँ पे है वहां उनको ठहराया जाए ताकि बिजली
टेलीफोन एवं सबकी व्यवस्था हो सके। और जब उनकी मेरे पिताश्री से चर्चा हुई तो मेरे फादर ने कहा कि आप जंगल का अगर आनंद लेने आ रहे हैं और आप बागों का अगर आनंद लेने आ रहे हैं तो लाइट और इनको सबको आप पीछे छोड़े। और उन्होंने उनकी बात मानी और वे जोगी महल में 7 दिन रहे। और 7 दिन जब वो रहे तो उस वक्त भी सरकार की कोशिश थी कि जोगी महल तक लाइट पहुंचाई जाए। मेरे फादर ने उनसे रिक्वेस्ट की कि साहब लाइट अगर आ जाएगी तो आप किसी भी गेस्ट हाउस में अन्य किसी भी जंगल में जाकर के आप रह लें, क्या आपने नया क्या देखा। तो उन्होंने ना तो सिक्योरिटी उनके पास आने दी, ना उन्होंने जो लाइट का प्रयोग किया। और 7 दिन पूरे परिवार के साथ उन्होंने पूरे की पूरे तरीके से एकदम नेचुरल तरीके से जंगल का आनंद लिया। और उसका कोई आज भी मुकाबला नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पे है जो मतलब लॉजेस का विकास होना चाहिए था, बड़े बड़े 100-100 150-150 कमरों की होटलों का विकास शायद रणथंभौर के लिए अच्छा नहीं रहा, क्योंकि वो अब वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन की बजाय वो अब डीजे और मैरिज पार्टी का डेस्टिनेशन बनता जा रहा है, जो मेरे हिसाब से रणथंभौर के लिए शायद इकोनॉमी के लिए, रोजगार के लिए अच्छा हो, लेकिन एज ए वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन मैं नहीं मानता कि ये लॉन्ग टर्म में रणथंभौर के लिए अच्छा होगा। जी, आप सभी मेहमान हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़े। आप सभी मेहमानों ने जो सरकार को सुझाव दिए, मंत्री साहब को जो सुझाव दिए, उम्मीद है कि उनके ऊपर जल्द जो है वो वन मंत्री जो है इस पर एक्शन भी लेंगे। आप सभी मेहमानों का, सुखराम बिश्नोई जी आपका, डॉक्टर गोवर्धन सिंह राठौड़, डॉक्टर आरती और सचिन सैनी जी, आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्कार।